एसपी पार्ट 2 होगा एक तरह से। और यहाँ पर जो बाकी बचे आर्टिकल्स हैं वी विल डिस्कस इन डिटेल। सबसे पहला है अपना समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और ये जो है सबसे ज्यादा विवादित टॉपिक है। चलते हैं, हम लोग समझते हैं कि समान नागरिक संहिता क्या होता है। ठीक है, इसी में इसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा करेंट जो है यूट्यूब पे चलता रहेगा, वो करेंट के भी क्लासेस जो है चलते रहेंगे, तो उसको भी देखते चलना है। पहले आते हैं समान नागरिक संहिता समझते हैं। तो समान नागरिक संहिता क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। देखो, एक देश में दो तरह के कानून होते हैं। जो लॉ होते हैं, कानून होते हैं, तो वो आम तौर पे दो तरह के होते हैं। एक कानून होता है जो क्रिमिनल मैटर को गवर्न करता है और एक कानून जो होता है वो सिविल मैटर को गवर्न करता है। कुछ ऐसे कानून होते हैं। तो जो क्रिमिनल मतलब कि आपराधिक मामले होते हैं, आपराधिक मामले जिसमें कि खून निकलता है, बस ये याद रखना है कि क्रिमिनल मैटर अलग होता है जिसमें हत्या है, अपहरण है, किसी को पीटना है, मारना है, ये सब चीजें कहलाती है क्रिमिनल मैटर। जबकि एक दूसरा कानून होता है जिसको कहते हैं सिविल मैटर। सिविल लॉ या सिविल कानून। सिविल लॉ, सिविल का मतलब नागरिक कानून, नागरिक या इसका मतलब होता है दीवानी कानून। दीवानी, सिविल का मतलब दीवानी कानून। दीवानी और फौजदारी इसके नाम होते हैं। अब आओ यहां पर क्या है, तो सबसे पहले हम समझे कि भारत में किस तरह के कानून चलते हैं या चलते थे। तो अंग्रेजों के जमाने में अलग अलग कानून हुआ करते थे। आमतौर पे जो उस समय के राजा हुआ करते थे वो अपने हिसाब से कानून बनाते थे, फिर भी पूरी हिंदू जो कम्युनिटी थी वो मनुस्मृति वगैरह से शासित होती थी। कोई स्टैंडर्ड लॉ जैसे प्रोविजंस हम नहीं देखते हैं इन सब के अलावा। सब सिचुएशनल था और नेचुरल लॉ को एक्सेप्ट करते थे। आगे चलकर जब इस्लामिक जो है वो डायनेस्टी आई, रूल आया, तो उस समय भी उन्होंने हदीस शरिया के लॉ को इम्प्लीमेंट किया और चीजों को गवर्न करना स्टार्ट किया। जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो उन्होंने देखा कि इंडिया में अलग अलग धर्म के लोगों के लिए अलग अलग कानून है और इससे काम करने में हमको दिक्कत आ रही है। तो उन्होंने क्या करा, सबसे पहले क्रिमिनल लॉ को स्टैंडर्ड लॉ बनाया और इसको एक कर दिया। सारे क्रिमिनल मैटर को एक करने का उन्होंने प्रयास किया। 1861 में एक लॉ बना जिसका नाम है आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, भारतीय अपराध संहिता या दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता, यही था इंडियन पीनल कोड, आईपीसी, दंड संहिता। दंड संहिता, इसी दंड संहिता को बनाने की बात कब उठी थी, तो उठती है बात इसकी 1853 में। इसकी कहानी स्टार्ट होती है 1853 से। देखो, 1853 के पहले भी जो भारत में स्थितियां थी उनमें बहुत बार आंदोलन हुए, उनको लेकर के बहुत बार जो था विरोध हुआ। जैसे राजा राम मोहन राय सामने आए उस समय और उन्होंने कहा कि भाई देखो, हिंदू समाज में एक कुरीति है कि विधवा पुनर्विवाह को मान्यता ये लोग नहीं देते हैं, तो इस पर अंग्रेज कुछ करिए। तो अंग्रेजों ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 वगैरह में ला दिया और विलियम बेंटिक के समय में लाते हैं 1833-34 के आसपास। उसके बाद आते हैं अगले, तो जैसे और जो लोग आए बंगाल से ही आए थे, उन्होंने कहा कि भाई बाल विवाह पर रोक लगाइए। अंग्रेजों ने इतना भी कर दिया। कुल मिलाकर ये चल रहा था कि प्रोग्रेसिव लॉ का दौर था
लेकिन जैसे ही बाल विवाह विधवा विवाह पर अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया, मतलब नागरिक क्षेत्र में हस्तक्षेप किया, तो हम देखते हैं 1857 का विद्रोह हो जाता है। तो अंग्रेज थोड़ा भयभीत हो गए कि हम देखो आपराधिक मामलों में तो चलो दंड संहिता लगा देंगे, लेकिन अगर लोगों के आम जीवन को ज्यादा छेड़ेंगे तो लोग हमको ही फिर उठा के फेंक देंगे। तो इस तरह से अंग्रेजों ने उस समय अलग अलग धर्मों के लोगों के लिए एक जैसा कानून नहीं बनाया, बल्कि आपराधिक मामलों के लिए उन्होंने सेम लॉ को इम्प्लीमेंट किया और धार्मिक कानूनों को छोड़ दिया। अब यहाँ पर जो दीवानी लॉ था, धीरे धीरे इसमें बहुत सारे सुधार हुए। जैसे इसमें संपत्ति से संबंधित कानून वगैरह की व्याख्या हो गई। इसी तरह से लेन देन के मामलों की व्याख्या होने लगी, लेकिन अन्य मामले जो बिल्कुल ही व्यक्ति से संबंधित थे उनको छोड़ दिया गया। जैसे विवाह था, इस पर किसी ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। तलाक था, इसको भी किसी ने टच नहीं किया। इसी तरह से दत्तक मतलब गोद लेना, एडॉप्टेशन, इसको भी किसी ने टच नहीं किया। तो जब हमारा संविधान बन रहा था उस समय संविधान निर्माताओं ने कहा कि देखो एक देश है, एक कानून है, तो हमारे लोगों के लिए एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। भविष्य में देश में सभी नियम जो चाहे विवाह से हो, तलाक से हो, उत्तराधिकार से हो या फिर एडॉप्टेशन से हो, इनके लिए एक ही लॉ को आप बनाइए। अब इस बात को लेकर उस समय कोई सहमति नहीं बन पा रही थी। उस समय मुस्लिम कह रहे थे कि भाई हमारे यहाँ तो अलग ही शरिया लॉ चलता है, हिंदू कह रहे थे अलग, जनजातीय क्षेत्र कह रहे थे अलग। तो संविधान निर्माताओं ने बस ये प्रावधान अनुच्छेद 44 का करके छोड़ दिया कि समस्त भारत में नागरिकों के लिए एक समान लॉ होगा। चलते हैं थोड़ा इसको और आगे करते हैं। तो समान नागरिक संहिता क्या है? समान नागरिक संहिता क्या है? तो ये जो यूसीसी है, समान नागरिक संहिता मतलब यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। समान नागरिक संहिता एक समान नागरिक कानून है, एक समान नागरिक कानून है जो सभी धर्म के व्यक्तियों पर, सभी धर्म के या समुदाय के व्यक्तियों पर समान रूप से क्रियान्वित, समान रूप से लागू होता है, समान रूप से लागू होता है। और खास क्या है कि यह विवाह, चार चीजें, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार मतलब कि मरने के बाद संपत्ति किसको मिलेगी या कितना मिलेगा, और दत्तक इत्यादि को विनियमित करता है, रेगुलेट करता है, विनियमित करता है। तो ये है समान नागरिक संहिता। अब बात आई कि क्या ये समान नागरिक संहिता पूरी दुनिया में लागू है या केवल हम ही लागू कर रहे थे या हमारे यहाँ भी कहीं लागू थी? तो देखो, दुनिया का जो भी प्रोग्रेसिव कंट्री है, तो अगर इसके पृष्ठभूमि को देखें, ये नोट कर लेना है पहले, ये मेंस का क्वेश्चन होगा पूरा, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और दत्तक, चार चीजें साथ में नोट करते भी चलेंगे। अब आते हैं कि जब हम इसको दुनिया भर में चलते हैं तो दुनिया के जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वहां पर नागरिकों के लिए एक ही कानून होते हैं। भारत में नागरिकों के लिए एक कानून नहीं है, अभी भी इस पर काम चल ही रहा है। तो चलते हैं थोड़ा पृष्ठभूमि की ओर, पृष्ठभूमि और भारत में स्थिति नोट करते चलना है। आओ, पृष्ठभूमि और भारत में स्थिति। तो जब हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं, पृष्ठभूमि में जाते हैं, बैकग्राउंड इसको कहते हैं, तो दुनिया के अधिकांश देश आज जो है, इवन मुस्लिम देश भी इसको इंप्लीमेंट करते हैं, समान नागरिक संहिता।
तो विश्व के अधिकांश देशों में लागू है। अधिकांश देशों में लागू है, लागू है। भारत में कहां है ये? तो भारत में सबसे प्रथम, सर्वप्रथम गोवा में लागू हुआ। गोवा में लागू हुआ। पुर्तगालियों द्वारा गोवा में सबसे पहले यूसीसी को इंप्लीमेंट किया गया। अगर इसके हिस्ट्री को देखेंगे, यूसीसी गोवा, तो पुर्तगालियों ने लगभग 16th सेंचुरी में ही इस चीज को इंप्लीमेंट कर दिया था। और पुर्तगालियों का यूसीसी गोवा, तो उसकी पूरी हिस्ट्री निकल जाती है कि भाई कैसे उस समय पुर्तगाली चाह रहे थे। 1867 में ही उसने इसको इंप्लीमेंट कर दिया था, 1867। तो गोवा ऐसा पहला स्टेट था इंडिया का, एक ऐसा राज्य था जहां पर 1867 में ये चीजें इंप्लीमेंट हो जाती हैं, 1867 में। अब इसके बाद क्या हुआ, तो अंग्रेजों ने कभी भी इसमें इंटरफेयर करने का कोशिश नहीं किया। बात आई भारत, स्वतंत्र भारत की, तो स्वतंत्र भारत जब हुआ तो इसको इंप्लीमेंट करने का प्रयास हुआ। और ये प्रयास होता है, इसके जो प्रयास दिखाई पड़े वो शुरुआती दौर में हम देखते हैं। जो इसको लागू करने के प्रयास में अगर देखें, यहाँ पर लागू करने के प्रयास, तो यूसीसी को लागू पूरी तरह नहीं, बट लागू करने के प्रयास भारत में हुए। लागू करने के प्रयास भारत में दिखते हैं। अब देखो उस समय क्या हुआ, जब देश आजाद हुआ तो उस समय हमारी जो डेमोग्राफी थी वो अलग थी। लगभग 85% तक हिंदू थे और बाकी में अन्य आ रहे थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि अगर हिंदुओं को ही हम एक समान कानून में बांध देंगे तो कुल मिला के आंशिक रूप से ही कहो यूसीसी लागू तो हो जाएगा। ऐसा ही हुआ और लागू करने का प्रयास हम देखते हैं कि स्टार्ट हो जाता है 1949 से ही। 1949 से 1961 तक अलग अलग कानून बने और वो सारे कानून जो थे वो हिंदुओं से रिलेटेड थे। जैसे हिंदू विवाह अधिनियम बना, विवाह अधिनियम बनाया, फिर उसके बाद हिंदू उत्तराधिकार नियम बनाए, ऐसे बनाते चले गए। इसके बाद सबसे लास्ट में बनाए दहेज उन्मूलन कानून 1961 में, दहेज डॉरी एबॉलिशन एक्ट 1961 में है। तो इस तरह से हिंदुओं के लिए इन्होंने डॉरी, बहुत सारे रिफॉर्म को इंप्लीमेंट किया। डॉरी एबॉलिशन एक्ट, तो अगर इसको भी देखें तो ये 1961 में आ गया, 1961, ठीक है। डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट ये पूरा आया। इसी तरह से हिंदू मैरिज एक्ट आया था उसी समय, हिंदू मैरिज एक्ट, मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट। तो हिंदू मैरिज एक्ट भी 1955 में आ चुका था, ठीक है। अब इसको लेकर के हिंदुओं ने बर्दाश्त नहीं किया, बल्कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को जब लाया गया तो जानकर बड़ी हैरानी होगी कि उस समय के लोकप्रिय प्रधानमंत्री को लोगों ने पत्थरों से पीटा, मारा कि भाई नेहरू जी तुम हिंदुओं के मामले में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हो, और कर रहे हो तो मुसलमानों के मामले में भी करो, खाली हिंदू हिंदू टारगेट किए जा रहे हो। तो एक अलग सा फेज था उस समय, लेकिन चूंकि वो मेजोरिटी को बिलोंग कर रहे थे और लोग भी बड़े उस समय नए नए आजाद हुए थे, इसको एक्सेप्ट कर लिए। लेकिन एक कम्युनिटी जो यहाँ पे सो कॉल्ड मेजोरिटी थी, मुस्लिम, उन्होंने अपने आप को कंटिन्यू रखा, अपने नियम को बनाए रखा। इसी तरह से सिखों के लिए अलग और ईसाइयों के लिए अलग से मैरिज एक्ट वगैरह नहीं बने, बल्कि इनको कॉमन लॉ में ही करने लगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे प्रयास तो हुए, बट वो किसी एक कम्युनिटी के लिए थे, सबके लिए नहीं आए।
अब आओ कि बीच में समस्याएं क्या आने लगी। अगर पूरे हिस्ट्री को देखें तो अब समस्याएं बहुत ज्यादा आने लगी। समस्या सबसे पहले विभिन्न धर्मों में खासकर महिलाओं की स्थिति में बहुत बड़ा एक कहो तो समस्या आ गया। महिलाओं की स्थिति बिगड़ रही थी या खराब हो रही थी, बिगड़ रही थी, खासकर बिगड़ रही थी। समानता स्थापित नहीं हो पा रहा था, कैसे? कोई पूछे कि महिलाओं की स्थिति बिगड़ रही थी खासकर और समानता स्थापित नहीं हो पा रही थी, तो देखो अगर हिंदू महिलाओं की बात करें और तलाक का नियम आता है, तो हिंदू महिलाओं में अगर तलाक होता है, मान लो ये है दो हिंदू महिला, एक ले लेते हैं रवि है और दूसरा ले लेते हैं रानी है, ठीक है। अगर रानी और रवि के बीच में डिवोर्स होगा तो जो प्रॉपर्टी होगी वो आधा आधा बटेगा दोनों। लेकिन इनके साथ क्या था कि इनका प्रॉपर एक प्रोसीड्योर भी होता, दोनों एग्री होते तब ऐसा होता। लेकिन अगर यही मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो यहाँ पर इस तरह के कोई नियम फॉलो नहीं हो रहे थे, यहाँ पर प्रोसीड्योर वगैरह नहीं अपनाया जा रहा था। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं कि रहमान है और दूसरा रजिया है, तो अगर रहमान रजिया को घर से निकालना चाहता या तलाक देता तो उसके लिए रजिया की सहमति आवश्यक नहीं थी। यहाँ पर दोनों की सहमति होगी तभी तलाक होगा। तलाक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, सहमति पर आधारित होता है, लेकिन इस कम्युनिटी में आम सहमति को स्वीकार नहीं किया गया, बल्कि कहा गया कि पुरुषों का अधिकार होगा तलाक में रखेंगे या नहीं रखेंगे। अब देखो ये तो बात थी उनके लॉ की, लेकिन समस्या तब गंभीर हो गई जब साल आया 1989 का। इसका केस स्टडी है, ये लिख सकते हैं आप, केस स्टडी। 1989 में एक केस हुआ जिसको कहते हैं शाह बानो वर्सेस अमजद खान, शाह बानो केस, और ये है 1989 का। सुना होगा इसके बारे में, थोड़ा बहुत आइडिया होगा, शाह बानो केस। अब शाह बानो केस में क्या हुआ, तो शाह बानो एक महिला थी जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करती थी, शाह बानो बेगम वर्सेस अहमद खान। तो अहमद खान, अमजद नहीं, अहमद खान मामले में एक बड़ा अजीब सा केस आ गया। 1985 का केस था। तो 85 के केस में यह हुआ कि ये जो बूढ़ी महिला है शाह बानो, इनको इनके पति ने लगभग 70 साल के एज में कहा तलाक तलाक तलाक, इसको तलाक इद्दत कहते हैं शायद। तो तलाक इद्दत में इसको हटा दिया, घर से निकाल दिया। बात मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में कि भाई, सुप्रीम कोर्ट कहा कि भाई क्या ये साथ में रहेगी या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो 62 ईयर ओल्ड, 62 ईयर ओल्ड। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो बात यह है कि तलाक तलाक तलाक, 3 तलाक तुम्हारे में प्रचलित है, तुम दे दो, हम मान लेते हैं, लेकिन हमारा देश ये कहता है कि ऐसे कंडीशन में गुजारा भत्ता तो देना चाहिए। तो वहां पे अब क्या हुआ, तो मुस्लिम जो धर्म गुरु थे उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे मामले में हस्तक्षेप कर रहा है, क्योंकि हम लोग तभी तक गुजारा भत्ता देते हैं जब तक एक इद्दत का पीरियड होता है। इद्दत का मतलब होता है एक तरह से 30 दिन 40 दिन का टाइम होता है, एक चांद से दूसरे चांद तक, उतने देर तक हम लोग हाँ, उतने देर तक हम लोग जो है वो आपको दे सकते हैं, 30 से 40 दिन तक। इद्दत कहते हैं इस पीरियड को, ये भी नाम ध्यान रखो, इद्दत। तो मुस्लिम धर्म गुरुओं ने कहा कि इद्दत, इद्दत ये वर्ड है, इद्दत इन मुस्लिम, तो इद्दत के पीरियड तक हम लोग आपको दे सकते हैं, इद्दत के पीरियड तक आपको थोड़ा बहुत कॉम्पेंसेशन दे सकते हैं।
इद्दत इज द टर्म टू मीन बाय कंप्लीशन ऑफ विच अ न्यू मैरिज इज रेफर्ड, मतलब अगला शादी ना हो जाए। उसमें तो पॉलीगेमी है ना, कई बार शादी कर सकते हैं। कुल मिला के लगभग 30 से 35, 128 दिन का है, 4 लूनर मंथ, इतने दिन तक हम दे सकते हैं और इसके बाद हम गुजारा भत्ता नहीं देंगे, हमारा धर्म नहीं कहता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात को मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये नहीं चलेगा, ऐसे थोड़े होता है भाई, अब 62 साल में अब दोबारा शादी थोड़े होगी उसकी। अब सुप्रीम कोर्ट के इस रूलिंग के बाद मामला पहुंचा कहां, तो वो मामला पहुंचा सरकार के पास, राजीव गांधी के पास। साल था 1989 और राजीव गांधी ने एक नया लॉ पास किया, मुस्लिम विमेन मुस्लिम वुमेन वुमेन राइट 1989। कहा जाता है मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट 1986 है। ये जो लॉ था मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स राइट, इस लॉ में अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बदल दिया। कहा गया कि हाँ, बात सही है, इद्दत तक ही इनको गुजारा भत्ता मिलेगा, अगर इद्दत के बाद जाती हैं तो गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। बहुत बड़ा सीरियस एक कहो तो चेंज था, एक तरह से टर्निंग पॉइंट था कि सेकुलर स्टेट अब सुप्रीम कोर्ट के सेकुलर डिसीजन को बदल रहा था। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बदला गया और सरकार ने इस समय कहा कि नहीं, आपको इससे ज्यादा कंपनसेशन नहीं मिले, मतलब जो 3 महीने का खर्चा उतना ले लो, काम खत्म करो। बात यहीं पे नहीं रुकी, आगे चलकर ये जो था एक एग्जाम्पल सेट हो गया और बहुत जगहों पर हमने देखा कि महिलाओं के साथ खासकर परेशानी आने लगी। 3 तलाक का दायरा बढ़ने लगा और ये 3 तलाक का दायरा इतना हो गया कि लोग फोन ईमेल पर भी कहने लगे तलाक तलाक तलाक, तो हो जा रहा था तलाक तलाक तलाक। अब तलाक के बाद कई बार लोगों को ये फील होता था कि हमने गलत कर दिया। कोई दारू पी के तलाक दे रहा था, कोई गुस्से में दे रहा था, कोई चाय ठंडी हो जाए इस पर दे रहा था। तो अब क्या हुआ कि तलाक के बाद एक और चीज है जो कहते हैं उसको हलाला, एक और केस है जो हलाला कहा जाता है। हलाला का नाम सुना? हलाला, तो यहां शाहबानो केस ध्यान रखना है, शाहबानो केस 1985, ऐसे केस भी हमने देखे हैं। और 86 में मुस्लिम वीमेन राइट, मतलब मुस्लिम महिला अधिकार जैसे केसों के द्वारा हम देखते हैं कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकार को सार्वजनिक रूप से एक तरह से उसका चीरहरण होता है, बहुत ज्यादा समस्या आई। आगे चलकर हम देखते हैं कि ये यही नहीं रुका, हलाला जैसी कुप्रथाओं का, हलाला जैसी कुप्रथाओं को बढ़ावा दिया गया। अब हलाला क्या है? तो हलाला ये है कि देखो, जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल पे चलते हैं, मुस्लिम लेडी, तो किसी मुस्लिम लेडी का मान लो उसके हस्बैंड ने क्या करा, तो उसने गुस्से में आकर इसको कह दिया कि जाओ, आज से तुम मेरी पत्नी नहीं रहोगी, तलाक 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 हो जाएगा। अब बाद में उसको जब रिपेंट होता है, फील होता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते थे, बल्कि हम तो आपको पसंद करते थे, हम आपके साथ ही जीना चाहते हैं। ऐसे कंडीशन में ये कहता है कि अब वो लेडी किसी के साथ अलग अब सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगी और दोबारा फिर ये उसको तलाक देगा और तब जाके ये अपने पुराने पति के पास लौट सकती। सोचो कितना हीनियस क्राइम लग रहा है, जो सभ्य समाज अगर इसको सुन भी ले तो पता चले शर्म के मारे डूब के मर जाएगा। तो ये एक कंडीशन है जहां पर यह कहा गया कि अब इस लेडी को, इसको या तो किसी काजी के साथ या इसी के फैमिली मेंबर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना पड़ेगा और उसके बाद फिर ये तलाक देगा। एंड देयर आफ्टर द फॉर्मर हस्बैंड ऑफ दिस लेडी विल ज्वाइन दिस लेडी, तब वो इसको ज्वाइन करेगा। तो ऐसी चीजें हमारे समाज में पनप रही थी। अब सोचो, ये चीजें बन रही थी। आगे चलकर देखा गया कि और भी दिक्कतें आई। दिक्कत सबसे ज्यादा ये आ रही थी कि क्लियर नहीं है कि दत्तक पुत्र कैसे लिया जाएगा।
मतलब कौन किसका जो है वो एडॉप्ट कर पाएगा। तो दत्तक पुत्र या पुत्री, मतलब गोद लेने में समस्या आ रही थी, गोद लेने में समस्या आ रही थी। इसके भी बहुत सारे केसेस हैं। खासकर देखो, ये गोद लेना क्या था कि जैसे जैसे हमारे यहाँ शादी विवाह की उम्र बढ़ रहे हैं, एज ऑफ मैरिज बढ़ रहा है, बहुत सारे लोग कुल मिलाकर उनके बच्चे नहीं होते हैं, सैरोगेसी वगैरह से शाहरुख खान वगैरह गया है, तो अब वो बच्चा किस लॉ से गवर्न होगा, उसको कितना राइट्स मिलेगा, ये सब क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो खासकर आधुनिक समय में इसके बाद जो दिक्कत आ रही थी वो संपत्ति के बंटवारे को लेकर थी। इस संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा, धर्म के आधार पर होगा या फिर जो सेकुलर लॉ है उसके आधार पर। कुल मिला के पूरा तरह से लोग पजल हो रहे थे। इस बीच में कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट आए जिसने फिर से देश में समान नागरिक संहिता को बढ़ावा दिया और आज हम लोग उस समय पहुंच गए हैं जब समान नागरिक संहिता दिखने लगी है। चलते हैं, सुधार के प्रयास खोजते हैं, या सुधार या समान नागरिक संहिता यूसीसी की दिशा में पहल क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो सबसे पहले यूसीसी की दिशा में पहल हुआ और हमने देखा सुप्रीम कोर्ट का एक केस आया, वो था शाह बानो तो वो थी, ये थी सायरा बानो केस। अभी रिसेंटली ये केस आया और इस केस में 3 तलाक और हलाला दोनों को क्रिमिनल ऑफेंस 2019 में ही आया है, 2017 का केस है। सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन ट्रिपल तलाक एंड हिल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर गलती से भी ट्रिपल तलाक कह दिए तो कुल मिला के अब तलाक कैसे होगा, तो जेल में सीधा सीधा उसको पकड़ के भेज दिया जाएगा। तो यहां देखो बहुत बारी आरोप लगा कि भाई इस गवर्नमेंट में ऐसा हुआ। भाई गवर्नमेंट किसी की भी हो, मान लो आपकी बेटी है, आपकी बहन है, अपने फैमिली पे देखो किसी को 3 तलाक करवा दे और उसके बाद हलाला करवा दे, क्या होगा उसका, भाई बाप उसका कैसे सोचेगा। तो बात ये थी कि जो खराब चीज है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओनली आफ्टर यू में रिफॉर्म योर कल्चर, यू में रिफॉर्म योर सोसाइटी। एम आई राइट और रॉन्ग, बताना जरा कि अगर अपनी बहन के साथ, अपनी माँ के साथ हो जाए ऐसा 3 तलाक, तो क्या लोग बर्दाश्त करेंगे? ये 3 तलाक और हलाला वाली बात आ जाए तो ये चीजें जो थी वो गलत थी। और इसको शाह बानो के बाद सायरा बानो का जो केस आया, इस सायरा बानो केस में बात को 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। एंड सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, तो सबसे पहला इसमें सुप्रीम कोर्ट 2017 जो बात थी, मतलब ट्रिपल तलाक 3 तलाक निरस्त कर दिया। बाद में सरकार ने भी निरस्त कर दिया और सरकार ने भी लॉ बनाकर इसको इनैक्ट किया। तो एक बहुत बड़ा फैसला। बिल्कुल, अब ये सब चीजें चल रही थी, चोरी छुपे कर रहे थे, सब क्या तरीका होता है एक सोसाइटी, अब सिविलाइज सोसाइटी है भाई। वो जमाना नहीं रहा जब आप गुस्कासी करते थे, सुअर को दौड़ा के उसको मार रहे थे। लोग कहते हैं कि, अच्छा एक कहानी बनाता हूँ, क्या फैब्रिकेटेड हिस्ट्री है। लोग कहते हैं कि भाई जो अपना कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक नाम सुना होगा इसका, गुलाम वंश का था ऐबक। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये मर गया। कैसे मरा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक मरता है घोड़ा से, ये तो हिंदी नहीं ले रहा है। ऐबक जो था वो कहते हैं, ऐबक कुतुबुद्दीन, फोटो तो नहीं मिलेगा इसका, बट कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो कहते हैं कि ये घोड़ा से खेलते, पोलो खेलते समय मर गया। भाई उस समय पोलो नहीं खेलते थे, उस समय पोलो का खेल इतना पॉपुलर नहीं था। पोलो घोड़ा पे खेलते थे यूरोपियंस, ये लोग नहीं खेलते थे। ये लोग खेलते थे बुस्कसी।
सुअर को दौड़ा देते थे, उसके पीछे भाला लेके घोड़े पे खदेड़ते थे, गलती से वही भाला पेट में घुस गया और ये मर गया। तो ऐसे भी कुछ है, फैब्रिकेटेड है ये सब। कुल मिला के ये रोक लग गया। इसके बाद जो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट देखते हैं वो देखते हैं यूसीसी इन उत्तराखंड। उत्तराखंड ने पहले करते हुए उत्तराखंड में यूसीसी, उत्तराखंड में यूसीसी। उत्तराखंड अब नए मतलब अभी के भारत का पहला ऐसा स्टेट बना जिसने अभी रिसेंटली 2025 में सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे स्टेट लेवल पर पोलो उस समय इतना पॉपुलर नहीं था, उसका नाम था बुसकसी। उत्तराखंड पहला बना और बुसकसी दिखा देते क्या है, बुसकसी गेम, बुसकसी यही है गेम, गॉट ग्रेविंग का ये गेम होता है बुसकसी। ये खेलते हुए मरा था। ये पोलो टाइप का होता है, पोलो होता नहीं है एग्जैक्टली। तो हिस्टोरियन है, उन्होंने लिखा एक्चुअली कुतुबुद्दीन ऐबक जहां से बिलोंग करता था, दे आर नोमेड, और वहां पर यही खेल खेला जाता है। इधर सुअर को लाद देते हैं और उसको ऐसे घुमाते रहते हैं और सब लोग जो उसको पकड़ लेगा तो वही होगा। तो इसको जो राइटर्स हैं बुसकसी लिखने से अच्छा उसको लिख दिए। ये देखो सुअर खींच रहा है एक दूसरे से, ऐसे खींचेगा, तो इसी को उसने नाम दे दिया पोलो। ये पोलो के जैसा है, पोलो में बॉल होता है और इसमें जानवर होता है। तो ये कहते हैं बुसकसी खेल रहा था, पोलो नहीं खेल रहा था वो। तो पोलो में बॉल को डंडा मारते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है। तो ये है यूसीसी की कहानी। अब इसको आपको मेंस के लिए भी तैयार करना है, और एक क्वेश्चन लिखना है कि यूसीसी से आप क्या समझते हैं, यूसीसी से आप क्या समझते हैं, सारा आ जाएगा इसी में। क्या भारत में इसे लागू करना चाहिए? शुड दिस बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? ये क्वेश्चन है। तो देखो ये क्वेश्चन तो लिखना है, बट आपको इसकी यूसीसी की आलोचना बता देते हैं, यूसीसी के विपक्ष में तर्क बता देते हैं, तो ज्यादा समझ में आएगा। कुछ लोगों का कहना है कि अगर यूसीसी को लागू करते हैं को लागू करते हैं, तो यूसीसी को लागू करने से कुछ लोगों को डाउट है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर यूसीसी लागू हो गया तो क्या गड़बड़ी हो सकती है, कुछ लोग कहते हैं कि ये हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा, मतलब इससे अनुच्छेद 25 से 28 तक प्रभावित होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि ये अल्पसंख्यकों के अधिकार, सब पर रखे हैं, अल्पसंख्यकों के अधिकार 29 और 30 की अवहेलना होगी। कुछ लोग कहते हैं कि ये राज्य के पंथ निरपेक्ष चरित्र के विरुद्ध है, कुछ लोग और कहते हैं कि ये बहुसंख्यक समुदाय
के रीति रिवाजों को थोपने का तरीका है। थोपने का तरीका, बताओ, ये सारी चीजें आ रही, तो कुछ पक्ष में भी तो तर्क देखे ना कि क्या है, क्या ये सही है। तो अगर यहां पे मैं पक्ष में तर्क का लिस्ट करूं तो सारे अपोजिट चीजें मिल जाएंगी। कि पक्ष में तर्क, अब यहां पे देखो एक एक तर्क। पहला कि संविधान में समानता का अधिकार सर्वोच्च है और समानता का अधिकार तब स्थापित होगा जब धार्मिक समानता महिला और पुरुष दोनों को मिलेगी। समानता का अधिकार पहले कि पहले धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? तो पहले समानता का अधिकार, और समानता का अधिकार पहले, इसीलिए धार्मिक स्वतंत्रता को उसके नीचे आना पड़ेगा। अल्पसंख्यकों के अधिकार, तो अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं, लेकिन क्या वो व्यवस्था, लोक व्यवस्था, महिलाओं की जो स्थिति है उसके आगे हो सकती है? वो भी नहीं हो सकती है। तो समानता का अधिकार है, महिलाओं का अधिकार है, खासकर बच्चों का अधिकार है। इसी तरह से पंथ निरपेक्षता, तो पंथ निरपेक्षता का मतलब ये नहीं होता है कि हम आपके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बल्कि भारत की पंथ निरपेक्षता सकारात्मक पंथ निरपेक्षता है जिसमें धार्मिक सुधारों को भी महत्व दिया गया है। तो पक्ष में कहें तो सकारात्मक धर्म निरपेक्षता है और धर्म सुधार के लिए भारत प्रतिबद्ध है। जैसे हमने यहाँ पर हिंदुओं में भी सती प्रथा का अंत करवा दिया, बहु विवाह का अंत करवा दिया, बाल विवाह का अंत करवा दिया। ऐसे ही जिस धर्म में कुरीतियां होंगी उसको हटाया जाएगा। रही बात बहुसंख्यक समुदाय, तो ऐसी चीजें नहीं है। चीजें इंटरनेशनल लॉ पे बेस्ड है, बेस्ड प्रैक्टिसेस पर बेस्ड है, कानून के अनुसार तर्क और बुद्धि के आधार पर उनको डिजाइन किया जा रहा है। हाँ, इस पर अगर किसी को कोई डाउट है तो आके सामने खड़े हो जाओ। तो अगर हम बात करें कि इसे लागू करना चाहिए तो पक्ष और विपक्ष दोनों को देखना होगा, और निष्कर्ष यही है कि जो बदलता भारत है वो सेकुलर भारत ज्यादा है, और अगर इसको अभी भी धार्मिक बाध्यताओं में रखा गया तो यहां पर महिला पुरुष के बीच में विभेद बढ़ेगा। परंपराओं को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक आधुनिकता आएगी नहीं। क्लियर हो रहा है? तो वो चीजें यहां पर खास बनाती हैं इसको। बड़ा टॉपिक था ये, सब बड़े बड़े टॉपिक है। क्लियर है? चलो, तो ये पूरा आंसर करना है, इंट्रोडक्शन बताना है, थोड़ा बैकग्राउंड देना है, उसके बाद लागू होना चाहिए में पक्ष भी बताएंगे, विपक्ष भी बताएंगे, उसके बाद एक निष्कर्ष बांधेंगे कि बदलते भारत के लिए यह एक अनिवार्य आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो असमानता बढ़ेगी, लोगों में असमंजस की स्थिति रहेगी, और वो आगे चलकर कहीं ना कहीं भारत की एकता और अखंडता को भी प्रभावित कर सकती है। तो सभी समुदायों को इस बात को समझना होगा कि अगर एक जैसे सुविधाओं का लाभ लेना है तो एक जैसे नियमों को मानना ही बेहतर होगा सबके लिए। ठीक है, चलो आते हैं हम आगे चले। अब है 45, अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 छोटा है, कुछ खास नहीं है इसमें। अनुच्छेद 45 मतलब यही बच्चों के लिए है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, बच्चों का देखभाल। तो इसको बस ध्यान रख लेना है, 6 वर्ष से 6 वर्ष से कम आयु, कम आयु के बच्चों का देखरेख। तो पहले ये ऐसा नहीं था, बल्कि इसको बदला गया है जब 86वां संविधान संशोधन 2002 आया, संशोधन 2002 आया, तो इसका ये नेचर हो गया है। इसको बस इतना ही रखेंगे। इसी तरह से 46 है, अनुसूचित जाति जनजाति और दुर्बल वर्गों की शिक्षा और आर्थिक वृद्धि। तो 46 जो है SC ST OBC तीनों को ले रहा है। आर्टिकल 46 SC ST OBC, यहां पे OBC को शिक्षा में सहयोग देना है। अब आते हैं 47 है बड़ा, 47 बड़ा है।
47 पे चलते हैं। आर्टिकल 47, आर्टिकल 47 और 47 पे इसी 46 को लेकर ही चंपकम दोराई राजन केस हुआ था। आगे आएगा चंपकम दोराई राजन केस है 1950 का, जो यहाँ पे हुआ था। तो इसके बाद आते हैं 47 विवादित है। 47 अपने आप में क्वेश्चन लेता है। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना। पोषाहार जीवन स्तर, पोषाहार अनुच्छेद 47 पोषाहार जीवन स्तर, और एक और है लोक स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य लोक स्वास्थ्य। अब देखो इसके दो प्रोविजन है। पहला तो सिंपल है कि ये जो ऊपर वाले चीज है न्यूट्रिशन को वो बढ़ाएगा स्टेट, मतलब पोषाहार को बढ़ावा देगा, पोषाहार वगैरह को बढ़ावा देगा। दूसरा बड़ा खतरनाक है, दूसरा है वो है सुधार करेगा और यहाँ पे मादक पेय पदार्थ और हानिकारक औषधियों को प्रयोग में लाने से रोकेगा। मतलब इसी में नशा मुक्ति का भी प्रावधान दिखता है। तो नशा मुक्ति का मतलब बाकी जो सर्कुलेटिंग है वो तो है ही, इसके पीछे दो तीन क्लॉज हैं, दो तीन चीजें समझनी है कि देखो नशा, अब नशा क्या होता है ये भी एक बहुत कंफ्यूजिंग चीज है। तो यहां दिक्कत क्या आई कि नशा मुक्ति को लेके एक बड़ा अलग सा नशा मुक्ति पे आते हैं। नशा मुक्ति ये खास है, पोषाहार को बढ़ाने के लिए बहुत सारे स्कीम्स चल रहे हैं। नशा मुक्ति में क्या है, तो नशा मुक्ति में जैसे गांजा, भांग, दारू, शराब, इन पर प्रतिबंध लगाना है। और ये बात हमारे गांधी जी का एक सपना था, ये गांधी जी का विचार है, गांधी जी का मूल विचार था कि भारत जो है वो एक सात्विक देश है, सात्विक देश है, और यहाँ पे सात्विक देश है और सात्विक आचरण ही यहाँ पे होना चाहिए, होना चाहिए। तो इस बात को लेके संविधान सभा में डिस्कस हुआ, संविधान सभा में डिस्कस हुआ, और उस समय झारखंड का एक नेता, झारखंड के एक बहुत बड़े नेता थे, नेता नहीं थे वो, एक्चुअली हॉकी प्लेयर थे। और उस समय हॉकी को प्लेयर को जैसे सचिन तेंदुलकर थे वैसे माने जाते थे, या आज का विराट कोहली है वैसे हॉकी प्लेयर मानते थे उसको। उस हॉकी प्लेयर ने ये बात उठाई कि उसका नाम भी देख लेते हैं, झारखंड फेमस हॉकी प्लेयर 1950। तो ये जो था इसका कोई सिंह करके नाम है, बड़ा अच्छा सा नाम है, और ये झारखंड पीसीएस वगैरह में इनका नाम ही पूछा जाता है। जयपाल सिंह मुंडा ये नाम था, जयपाल सिंह मुंडा, ये बहुत संविधान सभा में भी थे ये, जयपाल सिंह मुंडा। तो जयपाल सिंह मुंडा थे, यहां से कहानी इसकी शुरू होती है। तो शुरू में जब बात हुई कि भाई नशा मुक्ति हो या ना हो, तो जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा में कहते हैं कि भाई देखो ऐसा है कि शराब मतलब क्या, कौन सा शराब, अल्कोहल वाला या बिना अल्कोहल वाला। तो अब लोग कंफ्यूज हो गए, शराब नशा मतलब नशा ही होता है, चोरी छोटा करो या पूरा बड़ा करो। इन्होंने कहा देखो हमारी जनजातियों की एक संस्कृति है, और अगर हम बहुत ज्यादा पर्व त्योहार के लिए रोमांचित होना चाहते हैं, खुशी मनाना चाहते हैं, तो हम चावल को सरा करके उससे कुछ बनाते हैं और वही पीते हैं। तो अगर आप ये सब बंद कर दीजिएगा तो हम हंसेंगे, खेलेंगे, सेलिब्रेट कैसे करेंगे।
तो इसकी बात को यहां पर लोगों ने समझा और कहा कि चलो आज नहीं लगाते हैं। इसका सीधा था कि नहीं होना चाहिए। तो सीधी बात को माना गया और संविधान सभा ने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, आने वाले समय में हमारा जो राज्य होगा वो ऐसे काम करेगा। और ऐसा ही हुआ। इसी के बाद इनके बात को ही लेकर के शराबबंदी बंद हो गई। चलते हैं आगे, इसके बाद क्या हुआ। शराबबंदी पर कोई खास नियम नहीं बना। आगे चलकर जो प्रयास इस पे दिखते हैं तो वो प्रयास दिखा सबसे पहले गुजरात में। तो भारत का जो गुजरात है वहां पर पूरी तरह से शराब बंद है। शराब बंद है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया। इसी तरह से बहुत सारे राज्य हैं, जैसे बिहार है, यहाँ पर भी शराब बंद है। तो कुछ लोग कहते हैं कि शराबबंदी अच्छा भी है और शराबबंदी बुरा भी है। दोनों पक्ष कि ये अच्छा भी है और ये बुरा भी है। कुछ लोग कहते हैं कि शराबबंदी अच्छा है क्योंकि इससे देखो वेस्टेज ऑफ मनी, पैसे की बर्बादी नहीं हो रही, पैसे की बर्बादी नहीं हो रही है। खासकर बिहार में ये समस्या आ गई थी कि जो निम्न और मध्यम वर्ग के लोग थे वो अपने धन का ज्यादा हिस्सा शराब में उड़ा दे रहे थे और बाद में चलकर घरेलू हिंसा को कर रहे थे। तो घरेलू हिंसा पर इससे रोक लगी और जो धन है उसका, पैसे का सदुपयोग दिखा। सदुपयोग मतलब शिक्षा पर लोग खर्च कर रहे हैं, पढ़ाई पर या फिर अन्य चीजों पर खर्च कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये बुरा है। क्यों बुरा है? क्योंकि जो समाज है वो बदल रहा है और बड़ी बड़ी कंपनियों के अगर मान लो बैठकें हो रही हैं तो वो एक तरह से कुछ कुछ अपना पीते खाते रहते हैं। तो उनका मतलब है कि ये बदलते समाज के लिए सही नहीं है। बदलते समाज में इसे स्वीकार करना चाहिए। बहुत सारे स्टेट हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो सब आती है, उनको दिक्कत हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि इससे रेवेन्यू लॉस हो रहा है, राज्य के आय में कमी हो रही है। राज्य के आय में कमी हो रही है, चलो ये भी मान लेते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये राज्य का व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप है, ये भी मान लो। तो ऐसे बुरा भी कहने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो देखो हमको दोनों बातें समझनी है कि अगर ये दोनों चीजें लोग कह रहे हैं तो इसका निष्कर्ष क्या है। तो इसका निष्कर्ष ये है कि भारत के क्लाइमेट में हम लोग कोई साइबेरिया में नहीं रहते कि दारू पिएंगे तभी हमारे ब्लड में जो है वो फ्लो बना रहेगा। ऑक्सीजन वैसे भी हमारा ब्लड सप्लाई करता रहेगा, उतनी ठंडी नहीं पड़ती है। तो शराब पीना हमारे लिए जलवायु के अकॉर्डिंग बहुत सही नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज रही कि जैसे अन्य नशाखोरी है, मान लो जैसे हम कहते हैं कि गांजा पीता है, भांग पीता है, अफीम लेता है, इससे व्यक्ति अपनी चेतना खो देता है और कई बार घिनौने अपराध कर देता है। और अगर अपराध से बचाना है तो भाई इनका सप्लाई ही बंद करना होगा। तीसरी बात, अगर राज्य की आय को देखे कम हो रही है तो कल को राज्य कहे कि भाई चलो सब लोग गांजा की खेती करो सब लोग अफीम की खेती, आय भी खूब बढ़ेगा, टैक्स भी मिलेगा। तो ऐसी चीजों को हमारा सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करता है, तो नहीं करता है तो नहीं करता है। तो एक अच्छा प्रयास है और ये अगर होता है तो कहीं ना कहीं जो है वो आगे चीजें बदलेंगी। तो यही बात हमारा ये 47 आर्टिकल कहता है। ठीक है, अब आओ चलते हैं थोड़ा 48 पे। तो ऐसी कहानियां हमको ध्यान में रखनी है। 47 किसके लिए है? तो सामान्य लोगों के लिए है, स्वास्थ्य से रिलेटेड है। 100 से 47 का 100 पकड़ लो और 7 का या 47 का 100 और स्वास्थ्य पकड़ लो, मानव स्वास्थ्य, तब ये याद रहेगा। 48 48 अनुच्छेद 48 बहुत खास है, बहुत स्पेशल है। अनुच्छेद 48 47 मानव से है और 47 जानवरों से है। तो कृषि और पशुपालन से है, कृषि और पशुपालन से ये संबंधित है। डेयरी वगैरह बढ़ाएंगे इसमें। इसका जो एक प्रावधान है वो विवादित है, वो है पशुवध, पशु एनिमल स्लॉटरिंग पर रोक।
देखो इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ केसेस हैं। एक केस आया था बॉम्बे हाई कोर्ट में 1952। तो यहाँ हमारे देश में पशुओं को एक तरह से गौ माता मानते हैं, बहुत ज्यादा उनको जो है रिस्पेक्ट किया जाता है। तो एक बार जब 1942 में केस आया बॉम्बे हाई कोर्ट का काउ स्लॉटर पे कि स्लॉटरिंग बैन होनी चाहिए या नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था कि देखो ऐसा है कि हमारे यहाँ प्रोटीन कम अवेलेबल है। जो डिस्कवरी पे दिखाते हैं प्रोटीन वाला, तो हमारे यहाँ प्रोटीन कम अवेलेबल है। तो जो मीट होगा दैट विल बी द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर द ह्यूमंस, तो इसीलिए हम रोक नहीं लगाएंगे। बाद में चलकर जब हरित क्रांति वगैरह हो गई तो इधर ही 2010 के आसपास केस हुआ। यहां पर यह कहा गया कि वी आर प्रोड्यूसिंग एनफ प्रोटीन इन फॉर्म ऑफ पल्सेस, तो अवॉइड स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल। तो वहां से फिर स्लॉटरिंग बंद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया है। हालांकि जो स्लॉटरिंग हो रही है वो उसमें भी कैटेगरीज हैं, हर चीज का स्लॉटरिंग नहीं होता है। एक कहानी दिखाता हूं, ये है कैमल स्लॉटरिंग। कैमल स्लॉटरिंग। भारत एक ऐसा देश है जहां अभी हाल तक 2000 ईस्वी तक कैमल की स्लॉटरिंग होती रही, और वो जगह है टोंक, राजस्थान। राजस्थान राजस्थान के टोंक में बताओ इतने बड़े जानवर को, वो तो गलती से डायनासोर मर गया, नहीं तो ये लोग डायनासोर की बलि चढ़ा देते। ये लोग डायनासोर की जो कैमल स्लॉटरिंग, कैमल की स्लॉटरिंग करते थे, काट देते थे इसको, ऐसे घास वास खिला के कैमल को मार देते थे। तो बैन कैमल स्लॉटरिंग ये चल रहा था इधर, कैमल को स्लॉटरिंग करते थे। तो बहुत देखो इतना बड़ा जानवर है, क्या तरीका है इन लोगों का। तो हाँ वही बताओ ना, डायनासोर मर गया बेचारा, नहीं तो उसको पकड़ के सब काट देते हैं लोग। तो बच गया डायनासोर, नहीं तो उसको भी स्लॉटरिंग करते हैं लोग। तो ये चीजें दिखती है हमको कि यहाँ पे बैन होना चाहिए, तो इसको मान लिया गया। सबसे खास है 48A, सबसे खास है 48A, अनुच्छेद 48A सबसे खास है। कौन? देखो इसकी कहानी है। सबसे पहले आते हैं कि ये जो जोड़ा गया ये पहले से नहीं था, इट वॉज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1946 1976 1976 में इसको जोड़ा गया। अब खास क्या था इसमें और इसका बैकग्राउंड क्या है वो जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो ये ऐसे ही नहीं जोड़ा है, इसका जो पर्पस है पहले उसको लिख लेते हैं फिर आगे चलेंगे। इसका उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण सारे हैं। अब आओ कि ये बात एकाएक सपना कैसे आ गया कि इसको बचाना है, तो इसका थोड़ा बैकग्राउंड है। साल था 1972 और तारीख थी 5 जून, 5 जून 1972, और प्लेस का नाम क्या था? स्टॉकहोम, स्टॉकहोम, स्वीडन, स्वीडन। 5 जून 1972 स्टॉकहोम, स्वीडन, स्वीडन, स्टॉकहोम, स्टॉकहोम। हुआ ये कि इस 5 जून 1972 को एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ स्टॉकहोम, स्वीडन, स्वीडन 1972। तो नाउ वी विल फाइंड आउट व्हाट हैपेंड। इस दिन क्या होता है 5 जून को? तो ये कॉन्फ्रेंस कंडक्ट हुआ अंडर यूनाइटेड नेशन ऑन इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। अब इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पूरा कॉन्फ्रेंस हुआ। अब खास बात देखो इसमें, एक प्राइम मिनिस्टर पहुंची, एक प्राइम मिनिस्टर पहुंची और उस प्राइम मिनिस्टर का नाम था इंदिरा गांधी। उस प्राइम मिनिस्टर का नाम था इंदिरा गांधी।
तो इंदिरा गांधी हिमसेल्फ डिस्चार्ज हो गया है वो पहला वाला, वो जो था वो पूरा डिस्चार्ज हो गया है। अब आ रहा होगा साउंड। अब साउंड आ रहा है, चेक कर लो। ठीक है, साउंड देख लो, फिर इसको वाइंड अप ही करेंगे। दो तीन है इसके एक्चुअली। डीपीएसपी में एक क्लास और लगेगी, रीजन बीइंग कि हमें कंपैरिजन भी करना है। आ गया, चल तो हाँ, आते हैं। तो फिर आगे क्या हुआ, तो बहुत सारे कंजर्वेशन के मेजर्स लिए गए, एफर्ट लिए गए, और इन एफर्ट्स में से जो सबसे ज्यादा खतरनाक प्रभावी रहा वो प्रोजेक्ट टाइगर ही रहा। हालांकि सेब का नाम खास लिए हैं, तो सेब का नाम इसलिए लिए खास क्योंकि अभी वल्चर्स की जो पॉपुलेशन है, गिद्धों की संख्या है, वो कम हो रही है, क्योंकि वो जो दवाइयाँ खाते हैं, डाइक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक, तो डाइक्लोफेनेक एक दवाई है जिसको खाने से वल्चर मर जा रहा है। वो दवाई एक्चुअली वो खाता नहीं है, बल्कि ये दवाइयाँ जो हैं वो जानवरों को दी जाती हैं, जैसे गाय भैंस इनको दी जाती है, ताकि इनको पेन से रिलीफ मिल जाए। लेकिन होता यह है कि ये दवाई इनके बॉडी में पूरा एसिमिलेट नहीं होता है, और बाद में जब इनका डेड बॉडी गिद्ध खाते हैं तो उनका फेफड़ा ब्लॉक हो जाता है। हाँ, और एमपी में खास हो गया है कि 13,500 वल्चर मिले हैं, और एमपी को अब कहा जा रहा है वल्चर स्टेट, वल्चर, वल्चर स्टेट, वल्चर स्टेट। तो ये खास न्यूज है, इसको रखना है। मध्य प्रदेश बिकम द वल्चर स्टेट ऑफ इंडिया, गिद्ध देश बन गया है वल्चर, तो बहुत बड़ा है ये, खास चीज है, ध्यान रखना है। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, फिर से रिवाइव कर लिए। ऐसा एक और रिवीजन हुआ है, केवल यही नहीं है, तो यूपीएससी ने भी पूछ रखा है, एक जानवर ऐसा ही है जो जैसे वल्चर रिवाइव कर गया, बचा लिए इसको, वैसे ही एक और जानवर है। अ, इसका नाम है, आई थिंक आईबैक्स नाम है इसका, आईबैक्स, आईबैक्स ही नाम है इसका, आईबैक्स, आईबैक्स, आईबैक्स नहीं है, इसका नाम कुछ और है, आईबैक्स नहीं है शायद, एक और है। आईबैक्स तो दूसरा होता है, ये पेड़ पे चढ़ता होगा। एक और नाम है आईबैक्स की तरह, एक नाम है, एक एंटीलोप है, एंटीलोप, ऐसे सर्च कर दो बता देते हैं। इस जानवर को ध्यान रखना है,
एंटीलोप यूएई, एंटीलोप यूएई आ जाएगा। ये जो है ऑरेक्स, इसका नाम ध्यान रखना है, ऑरेक्स, इसका नाम है ऑरेक्स। इसको यूपीएससी ने भी पूछ रखा है, बहुत जगह क्वेश्चन बनते हैं ऑरेक्स। तो जैसे गिद्ध गायब हो गए थे वैसे ही ऑरेक्स भी दुनिया से गायब हो गए थे, और कुछ ही बचे थे, लेकिन अब ऑरेक्स को बचा लिया गया है, तो ये भी बच गया है और एक तरह से सक्सेस है। ठीक है, तो 48A तक आज हम लोग पहुंचे। ठीक है, आज हम लोग 48A तक पहुंचे हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग 48 के बाद, एक तो आर्टिकल्स कम बचेंगे, बट एक छोटा सा काम और है, वो है कंपैरिजन, एक तरह से कि कौन फंडामेंटल राइट बड़ा होगा या डीपीएसपी बड़ा होगा। ये वाला जो एक पूरा जजमेंट चला है, चंपकम दोराई राजन, उसके बाद गोलकनाथ केस, उसके बाद केशवानंद भारती केस, फिर मिनर्वा मिल्स केस। तो 4 केस हैं जो हमको डिटेल में पढ़ने हैं इससे रिलेटेड। तो 4 केस आएंगे, उसके बाद ये पूरा वाइंड अप हो जाएगा। फिर इसके बाद छोटा टॉपिक चलेंगे, दैट इज मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो समझ लो पॉलिटी लगभग आधा से ज्यादा पढ़ लिए हैं, थोड़ा थोड़ा करके, और कम ही बचा हुआ है। ठीक है, तो आई थिंक इतना आज के लिए लेसन्स बहुत हैं। पढ़ो, रिवाइज करो, आर्टिकल्स को समझते हैं, और दिमाग में एक चीज ध्यान रखना है कि इसके आर्टिकल्स हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आर्टिकल्स जितना याद होगा उतना अच्छा रहेगा। आर्टिकल्स बेस्ड आंसर भी लिख सकते हैं, आर्टिकल बेस्ड एनालिसिस भी हो सकता है। ठीक है, चलो छुट्टी करते हैं आज की। गुड नाइट।